डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में वर्णित नाम और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती, और इस कहानी में अगर कोई समानता पाई जाती है संयोगवश, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। और ये कहानी आपको सुपर टॉप नॉवल चैनल पर ही मिलेगी। हम इस कहानी में आपको रोमांचक दुनिया और रहस्य से भरी घटनाएं, जादुई परिवेश और इसी तरह की कहानी के सैर पर आपको ले जाना चाहते हैं। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें, और हमारे सुपर टॉप नॉवल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। साइमन का चेहरा खौफ से विकृत हो गया। वह काले कपड़े पहने उस आदमी को घूर रहा था जिसने सबसे पहले आदेश दिया था। उसके बगल में हत्यारा खड़ा था, वही हत्यारा जिसे उसने नाथन के पीछे भेजा था, वही हत्यारा जिसने कुछ क्षण पहले ही उसके पैर तोड़ दिए थे। उसे यह एहसास होते ही एक भयानक सिहरन दौड़ गई कि जिसे वह अपनी ताकत समझता था, वही उसके खिलाफ हो गई है। ये सब क्या हो रहा है? वह भयभीत होकर सोचने लगा। याकूब मेरी बजाय उसकी बात क्यों मान रहा है? क्या उसे अब अपनी माँ की जरूरत नहीं है? याकूब ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो गया और उनकी दया पर निर्भर हो गया। अगर जेकब दूर खड़ा ना होता, तो साइमन भागने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा देता, अपनी तेज गति पर भरोसा करते हुए। भले ही उसके पैर टूटे हुए हों, लेकिन एक गुप्त तकनीक के कारण वह अभी भी अस्थायी रूप से दौड़ सकता है। लेकिन जेकब द्वारा भागने का एकमात्र रास्ता अवरुद्ध कर दिए जाने के कारण उसके जीवित रहने की उम्मीद उसी क्षण खत्म हो गई। कमीने, क्या अब तुम्हें अपनी माँ की कोई परवाह नहीं रही? अगर मैं मर गई तो तुम अपनी माँ को फिर कभी जीवित नहीं देख पाओगे। हा हा हा, साइमन, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने कल ही अपनी माँ को तुम्हारे गंदे हाथों से छुड़ा लिया है। उसे चिल्लाते देख जेकब ने उसके घावों पर नमक छिड़कने से खुद को नहीं रोका। वह इस पीड़ा से तड़प कर मरेगा कि याकूब की माँ को अपने साथ नरक में ले जाने की उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इस समय साइमन ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। इस समय नाथन दहाड़ उठा, उसका क्रोध बेमिसाल था। उसने बेरहमी से अपनी तलवार चलाई और एक ही झटके में साइमन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बावजूद साइमन द्वारा उसकी बहन के बारे में किए गए पहले के ताने को लेकर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें कहने की? अगर तुम मर भी जाओ, तो भी मैं अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एंटोनियो भी कम क्रोधित नहीं था। वह भी अपनी बहन का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा और उसने मृत शरीर पर वार किया, जिससे उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया, मानो वह अपना क्रोध व्यक्त कर रहा हो। याकूब ने भी बिना किसी झिझक के हमला कर दिया। उसके अंतिम प्रहार ने उसके दो सबसे भरोसेमंद आदमियों को बेरहमी से धड़ से अलग कर दिया, और पीछे केवल क्षत विक्षत शरीर ही बचे रहे। इन सब के बाद एल्विश का लहजा शांत था, फिर भी तीखा था। उनकी हड्डियों को पीसकर कुल्हाड़ी गिरोह के कुएं में बिखेर दो। याद रखना, जहर का इस्तेमाल मत करना। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हम कभी बुरे काम नहीं करते। ठीक है, बॉस, अगर उन्होंने मेरी माँ की कसम खाकर मुझे धमकाने की हिम्मत की, तो मैं मुक्कों से उनकी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। हा हा। उन जैसे दरिंदों को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। जेकब ने उपहास किया। वह फुर्तीला और कुशल था। काम खत्म करने के बाद उसने लाश को एक बोरी में ठूंस दिया और जल्दी से बाहर निकल गया। वाइपर सिंडिकेट के अन्य सदस्यों ने आसपास फैली गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद आसपास का वातावरण संघर्ष से पहले की तरह साफ दिखाई देने लगा। मालिक, यहाँ बहुत सारा सोना, चांदी और गहने हैं। लूटे गए सामान की छानबीन करते हुए एल्विश को कई कीमती चीजें मिली। ये क्या है? एक जैड का कंगन। एल्विश ने साइमन के हाथ में पकड़े हुए बैग की रस्सी खोल दी। अंदर नोटों के मोटे मोटे ढेर और कीमती गहनों का एक बड़ा संग्रह था। ध्यानपूर्वक गिनने पर उसने 3 बड़े चमकते मोती, कुछ खूबसूरती से बने जैड के कंगन और लगभग 1 दर्जन सोने की छड़ें पाईं। मैक्सवेल परिवार को श्रद्धांजलि के रूप में दी जाने वाली वस्तु अब उसके कब्जे में आ गई थी। आह, हत्या करके अमीर बनना कितना आसान है, एल्विश ने मन ही मन बुदबुदाया। कितनी अफसोस की बात है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। सचमुच अफसोस की बात है। अकेले इस धन को ही बेचकर भारी संपत्ति प्राप्त की जा सकती थी, जिसकी कीमत 6000 से अधिक सोने के बराबर थी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा उत्साहित किया, वह थे रत्न और जेडाइट। अगर इन्हें आधुनिक दुनिया में लाया जाए, तो इनकी कीमत खगोलीय राशि होगी। भाई एल्विश, सब कुछ ठीक कर दिया गया है, नाथन ने कहा। अपनी पहली हत्या के बाद उसके चेहरे की मासूमियत की जगह थोड़ी सी क्रूरता झलकने लगी थी। अच्छा, चलो वापस चलते हैं। अब तक तो मिस एवलिन तुम्हारे घर पहुंच चुकी होंगी, एल्विश ने आसमान में छाए काले बादलों की ओर देखते हुए कहा। पिछले दिन हुई दुर्घटना के कारण मिस एवलिन की योजना एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। काले कपड़े पहने एल्विश और नाथन चुपचाप हॉटवेल परिवार के हवेली में वापस आ गए। मिस एवलिन और लूसी आंगन में एक साथ बैठी हंस रही थीं और बातें कर रही थीं। उनकी उपस्थिति से आंगन के वातावरण में गर्माहट और रोशनी फैल रही थी।
मिस एवलिन, भाई एल्विश वापस आ गए हैं, लूसी ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए चिल्लाकर कहा। उसे पता था कि एल्विश और नाथन पहले कहाँ गए थे, और उनका सुरक्षित होना केवल एक ही बात का संकेत दे सकता था। एल्विश की साहसी योजना सफल हो गई थी। साइमन रीड को मृत मान लिया जा सकता है। मिस एवलिन शान से खड़ी हुई, उनका सफेद औपचारिक गाउन सुबह की धूप में बर्फ की तरह लहरा रहा था। उसकी सुंदरता सहज थी, और जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज में एक मधुर चिड़िया की तरह मधुरता होती थी। श्री एल्विश, आपने एक बार मुझसे वादा किया था कि आप डाकुओं के ठिकाने का पता लगाएंगे, उसने धीरे से कहा। मुझे आश्चर्य है कि आपने इसमें अब तक कितनी प्रगति की है। मुझे यह मिल गया है, एल्विश ने कहा। यह नक्शा आपको सीधे डाकुओं के अड्डे तक ले जाएगा। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ चर्मपत्र निकाला, जिसे उसने पिछली रात खुद बड़ी मेहनत से बनाया था, क्योंकि उसे लगा कि मानचित्र को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए इसमें कई विवरण जोड़े जा सकते हैं। यह, मिस एवलिन की आंखें शरद ऋतु की धाराओं की तरह साफ और गहरी, इसकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह से भरी हुई थी। लेकिन फिर भी वह मानचित्र की रेखाओं को पढ़ती रही, अपनी जिज्ञासा को छिपाने में असमर्थ थी। ये वही नक्शा है जो मैंने बनाया था, एल्विश ने नक्शे पर बने चिन्हों का वर्णन करते हुए कहा। गहन जांच करने पर मुझे पता चला है कि उनका छिपने का स्थान विशेष तरीके से सुरक्षित था। पहाड़ पर चट्टानें हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं, और दोनों तरफ लोहे की जंजीरें लगी हैं जो उन्हें पूरी तरह से ढक देती हैं। उन्होंने अपनी जांच के दौरान जो कुछ देखा था, उसका विस्तार से वर्णन किया और मानचित्र पर अंकित चिन्हों की सही व्याख्या करने का तरीका बताया। उनके शब्दों ने दृश्य का सजीव चित्रण किया, जिससे इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया। जैसे ही उन सभी ने उस रहस्योद्घाटन को आत्मसात किया, आंगन में सन्नाटा छा गया। तभी उन्हें डाकुओं की चालाकी का एहसास हुआ। उन्होंने अपना अड्डा एक खड़ी चट्टान के ऊपर बनाया था, जिसे जंजीरों से बांधकर लगभग अदृश्य कर दिया गया था। एल्विश की पैनी नज़र और सावधानीपूर्वक जांच के बिना अधिकारियों को शायद कभी इसका पता नहीं चल पाता। अन्यथा डाकुओं का अड्डा जीवन भर छिपा रह सकता था, और उसका रहस्य हमेशा के लिए जंगल में गुम हो जाता। श्री एल्विश वाकई में बहुत काबिलियत वाले व्यक्ति हैं। डाकुओं का यह अड्डा इतना असाधारण है, लेकिन आपने इसे इतनी आसानी से खोद निकाला। यहाँ तक कि मांगशान पर्वत में डाकुओं के विभिन्न छिपने के स्थानों का पता भी श्री एल्विश ने स्वयं लगाया था। और ये नक्शा क्या शानदार काम है। बस एक नज़र में पता चल जाता है कि डाकू कहाँ छिपे हैं। हर जगह को इतनी सावधानी से चिन्हित किया गया है। इस खबर की अपार संभावनाओं को देखकर मिस एवलिन की आंखें आशा की चमक से जगमगा उठीं। अगर यह खबर विश्वसनीय थी, जिसे वह लूसी और हॉटवेल परिवार के उस पर भरोसे को देखते हुए सच मानती थी, तो उसके जैसी एक साधारण कुलीन महिला भी रातों रात मशहूर हो सकती थी। और यदि सरकारी अधिकारी उसकी मदद से डाकुओं का सफाया करने में सफल हो जाते हैं और अदालत द्वारा उन्हें दिए गए राहत अनाज भी प्राप्त कर लेते हैं, तो आयन होल्ड के नागरिकों को अंततः अकाल के इन कठिन महीनों से निपटने का एक साधन मिल जाएगा। कम से कम इतना तो सुनिश्चित किया जा सकता है कि अकाल के कारण किसी की मृत्यु न हो। डाकुओं द्वारा लगातार की जाने वाली परेशानियों के बिना उनके पारिवारिक व्यापार मार्ग फिर से सुचारू रूप से चल सकेंगे, और व्यापार को डाकुओं की किसी भी बाधा के बिना अपनी पिछली सीमाओं से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। फिर भी संदेह की भावना उसके मन में घर कर गई थी। हालांकि मुझे पता है कि मिस्टर एल्विश ने मुझे जो बताया है वह बिल्कुल सच होना चाहिए, और हालांकि यह नक्शा जितना सही दिखता है उतना ही सही है, फिर भी मुझे किसी भी धोखे से सावधान रहना चाहिए। मुझे कम से कम पहले से ही एक जासूस को इसे आजमाने के लिए भेजना चाहिए। मिस एवलिन ने तार्किक रूप से सोचा और अपने उत्साह को कम करने के लिए खुद को बाध्य किया। नक्शा आपको पहले ही दिया जा चुका है। डाकुओं को काबू में करने का दूसरा मुद्दा अब मेरा काम नहीं है। अब से यह पूरी तरह से आयन होल्ड की सरकार पर निर्भर है। मैं इसमें किसी भी तरह से भाग नहीं लूंगा। उसकी चिंतनशील दृष्टि को देखकर एल्विश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसकी आंखों में अविश्वास देखा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह भी किसी पर शक करेगा। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया हो जो कोई नहीं कर सकता, तो वह उस पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने मिस एवलिन से किया अपना वादा पहले ही निभा दिया था। बाकी बातें अब उनकी चिंता का विषय नहीं थीं। नक्शे को कसकर पकड़े हुए मिस एवलिन एक मिनट भी और वहां स्थिर नहीं रह सकी। अब वह जितनी जल्दी हो सके घर जाना चाहती है और मांगशान पर्वत के डाकुओं पर हमले की तैयारियों के आदेश देना चाहती है। इसके बाद वह सुबह के नाश्ते के लिए कुछ देर हॉटवेल के घर में रुकी और जल्दी से वहां से चली गई, क्योंकि वह खुद ये जांचना चाहती थी कि एल्विश का बयान सच है या नहीं। उसी दोपहर बाद एल्विश ने नाथन को अपने गोदाम से बोतलबंद पानी के 500 बक्से निकालकर काला बाजार में बेचने के उद्देश्य से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। जेकब व्यक्तिगत रूप से गोदाम के दरवाजों पर पहरा दे रहा था, जबकि एल्विश उस समय चुपचाप साइमन के हमले से प्राप्त सभी सोने, चांदी और कीमती रत्नों के साथ आधुनिक समय में लौट गया। लॉर्ड्स क्राउन विला। वाह, कितनी शानदार फसल हुई। विला में वापस आकर एल्विश खुद को उछलने से मुश्किल से रोक पा रहा था। उसके सामने सोने, चांदी और चमकते रत्नों के पहाड़ लगे हुए थे। उन्हें देखकर वह इतना हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा।
उस रात उसने जल्दी से सब कुछ व्यवस्थित किया और उसे दूसरी जगह ले गया। सोना, चांदी और गहने भारी थे, लेकिन उनके लिए वे पंखों के समान प्रतीत होते थे क्योंकि उनकी कीमत बहुत अधिक थी। उन्होंने सबसे पहले विक्रम से संपर्क किया, जो विशेष रूप से कीमती रत्नों का कारोबार करते थे, और उन्होंने उनके पिछले सोने के सौदों को निपटाने में उनकी मदद की थी। कुछ मोलभाव के बाद उसने सोने के बदले पैसे ले लिए। एल्विश ने उससे लगभग $10 लाख कमा लिए। इसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्त ऋषि से संपर्क किया, जिनके पिता श्री मेहरा के जेड और आभूषण व्यापार में काफी संपर्क थे, और जिन्होंने उनके पिछले 2 जेड कंगन के मामले सुलझाने में उनकी मदद की थी। ऋषि ने उत्सुकता से कंगन, लटकन और अंगूठियां झटपट उठा लीं और बदले में एल्विश को 20 मिलियन मूल्य की संपत्ति दे दी। कुल मिलाकर केवल 2 दिनों के लिए प्राचीन काल में यात्रा करने से हुई कमाई चौंका देने वाली $21 मिलियन थी। विक्रम और ऋषि के पास जाहिर तौर पर इतनी धनराशि नहीं थी। उनकी नकदी की कमी थी, और इसलिए उनके पास एल्विश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य संपत्तियों को गिरवी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में वह अपने साथ केवल 3 मिलियन नकद ही ले गया। शेष 18 मिलियन की राशि आलीशान विला और 2 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के रूप में प्रस्तुत की गई। उनमें से एक रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी थी। दूसरा कौन सा है? कोई और नहीं बल्कि मुंबई की सबसे बड़ी लॉ फर्मों में से एक, खापर लॉ फर्म। एल्विश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। कितना जबरदस्त मुनाफा है, वह बुदबुदाया, खुद भी मुश्किल से यकीन कर पा रहा था। और ये तो बस शुरुआत है। अपने जीवन में दूसरी बार उसने वास्तविक धन से मिलने वाली सुरक्षा का अनुभव किया। एल्विश इतना खुश था कि वह सपनों में भी लगातार पैसों के बारे में बड़बड़ाता रहता था, वह उन्हें जाने नहीं देता था। लेकिन अगली सुबह एल्विश ने खुद को कल्पनाओं में उलझने नहीं दिया। वह अब भी समय पर अपनी मामूली सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर पहुंचता था, और वर्दी ऐसे पहनता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरों के लिए वह हमेशा एक साधारण गार्ड ही रहा, लेकिन उसके दिल में बिजली सी दौड़ रही थी। यहाँ काम करने वाला हर मिनट केवल एक छलावा था, सिस्टम टाइम ट्रैवल टाइम के थ्रेशोल्ड तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते हुए ऊर्जा बचाने का एक साधन था। अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए उसने अपने मन को भटकने दिया। मैंने उस डाकुओं के अड्डे का पहले ही विस्तृत विवरण दे दिया है। पता नहीं मिस एवलिन इसे अपने हाथ में ले पाई या नहीं। क्या उसने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा था? उसके मन में एक और विचार आया। और नाथन, मुझे नहीं पता कि उसने गिरोह के लिए और सदस्यों की भर्ती शुरू की है या नहीं। अगर वह अपने गिरोह को बहुत तेजी से बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित होगा। अंत में उसका चेहरा गंभीर हो गया। और साइमन, क्या उसकी मौत की खबर दुनिया तक पहुंच गई है? जब ये खबर फैलेगी तो हालात बिगड़ जाएंगे। मुझे इसके लिए तैयार। एल्विश सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसका फोन बज उठा। ये सत्यांश था, जिसने दूसरे लोक में समय यात्रा करने से पहले उससे वादा किया था कि वह उसकी प्रेम समस्या में उसकी मदद करेगा। भाई एल्विश, मुझे पता चल गया है कि उनकी बैठक कब है। यह आज दोपहर को होने वाली है। क्या तुम खाली हो? मेरे साथ आओ और उस कमीने विक्की को सबक सिखाने में मेरी मदद करो। फोन के दूसरी तरफ सत्यांश की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। एल्विश को तुरंत कुछ दिन पहले किया गया अपना वादा याद आ गया। उस समय सत्यांश, जो हाई स्कूल में उसका सहपाठी और घनिष्ठ मित्र था, ने उससे ये जांचने में सहायता का अनुरोध किया कि क्या उसकी प्रेमिका का पुराना प्रेमी वास्तव में उसके प्रति वफादार था। भाई एल्विश, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए, सत्यांश ने तब विनती की थी। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगा। फिर सत्यांश की आवाज में वही दृढ़ संकल्प सुनकर एल्विश जरा भी नहीं हिचकिचाए और दृढ़ता से सिर हिलाया। हालांकि सत्यांश अंधा था और यह नहीं देख पा रहा था कि उसकी वर्तमान प्रेमिका वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उसने कहा। उसने इससे पहले कभी किसी से निपटने के लिए पैसे का सहारा नहीं लिया था। इस विचार मात्र से ही उसके भीतर एक अजीब और रोमांचक भावना जागृत हो गई। उस दोपहर विक्की सोफी को लेकर भीड़भाड़ वाली व्यावसायिक सड़क पर टहलने के लिए निकली। उसके साथ टहलते हुए वह लगातार घिसे पिटे जुमलों का इस्तेमाल करता रहा, एक के बाद एक मीठे मीठे वाक्य बोलता रहा। वे बहुत अच्छे से बोलते थे, मानो पहले से तैयार किए गए हों, लेकिन उन्होंने उन्हें बेहद सहज और ईमानदारी से प्रस्तुत किया। सच तो यह है, विक्की ने आह भरते हुए कहा, सोफी, मैं वास्तव में कभी तुमसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे लायक थी। फिर जब मैंने आखिरकार कुछ पैसे कमा लिए और तुम्हें वापस पाने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। उनकी आवाज में अफसोस, कोमलता, संवेदनशीलता और कुछ हद तक निस्वार्थता का सही संतुलन था। उन शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। सोफी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। नजरें झुकाते ही उसके गाल गुलाबी हो गए, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक पल के लिए वह लगभग भूल ही गई कि उसने कभी उस पर संदेह क्यों किया था। सोफी के गाल लाल हो गए और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया।
उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी, मानो उसके शब्दों ने उसे छू लिया हो। उसे खुशी से गुलाबी होते देख विक्की मन ही मन मुस्कुराता है। उसके सौम्य मुखौटे के पीछे केवल तिरस्कार और एक शिकारी की श्रेष्ठता की भावना छिपी हुई थी। सत्यांश सोफी के तथाकथित पूर्व प्रेमी के बारे में शुरू से ही सही था कि वह एक नीच इंसान था। विक्की के लिए वह महज एक और शिकार थी, बाकी शिकारों से कोई अलग नहीं। दरअसल विक्की के पास कोई खास नौकरी नहीं थी। वह एक के बाद एक धोखाधड़ी करता रहता था और सिर्फ अपनी खूबसूरती और आकर्षण के दम पर गुजारा करता था। वह एक के बाद एक महिलाओं का इस्तेमाल करता था और घटिया हथकंडों से उनसे पैसे ऐंठता था। वो औरतें कितनी भोली हैं, या यूं कहें कि कितनी नासमझ हैं, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और वो मेरी हर बात पर यकीन कर लेती हैं, एक एक शब्द पर। वह इस बात पर गर्व भी करता है कि कुछ लोग सालों तक महिलाओं का पीछा करते हैं और फिर भी अपनी प्रेमिकाओं के करीब भी नहीं पहुंच पाते। मैं शायद ही कोई कोशिश करता हूं और वे मेरी गोद में आ गिरती हैं। आसान है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने पिछली बार उस अमीर और नखरीली लड़की को ठगा था। मैंने उससे कहा था कि मेरी माँ को कैंसर है और उसे मुझे लगभग $20,000 भेजने होंगे, और उसने मूर्ख की तरह मेरी बात पर विश्वास कर लिया और बिना किसी झिझक के मुझे पैसे भेज दिए। जब वह सोफी के पास आया तो उसने जानबूझकर उसे छोड़ दिया था, यह मानते हुए कि उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन ब्रेकअप के बाद उसे समझ आया कि वह अब भी उससे कितना प्यार करती है। हाँ, अगर वो मुझसे बिना कुछ दिए भी इतनी जुड़ी हुई है, तो सोचो जब मैं पहल करूंगा तो उससे कितना कुछ हासिल कर सकता हूँ। कितना आसान है। उसने खुद की तारीफ की। विक्की के लिए लोगों को धोखा देना कोई अपराध बोध की बात नहीं थी। उसने लोगों को ठगा क्योंकि उसे लगता था कि यह उसकी प्रतिभा है। अगर दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते तो यह उनकी गलती है। मैं अपनी प्रतिभा के दम पर उनसे पैसे कमा सकता हूं और कमाऊंगा, और यही बात मुझे उनसे ज्यादा मजबूत बनाती है। और भी ज्यादा बुद्धिमान। उसके चेहरे पर अभी भी दुख का भाव था और उसकी आवाज रोने जैसी धीमी हो गई थी। सोफी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। काश मैं तुम्हारे साथ होता, लेकिन मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। आश्चर्य से उसका सिर ऊपर उठ गया। तुम क्या कह रहे हो? उसने घबराते हुए पूछा। तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? क्या हुआ है? उसने अपने दांत भींच लिए, मानो वह हताशा की कगार पर हो। सच तो यह है कि मैंने एक छोटी सी दुकान शुरू की थी, लेकिन वह बंद हो गई। और इस वजह से मैं फिलहाल भारी कर्ज में डूबा हुआ हूँ। उस समय मैंने कारोबार के लिए साहूकारों से पैसे उधार लिए थे। अब वे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं समय पर उन्हें पैसे वापस नहीं कर पाया तो वे मेरा हाथ तोड़ देंगे। ये सुनकर सोफी पूरी तरह से चौंक गई। उसका चेहरा इतनी तेजी से पीला पड़ गया कि नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहा था। तुम सूदखोरों से पैसे उधार लेने की हिम्मत कैसे करते हो? कितना? लगभग $10,000, उसने अभिनय करते हुए नीचे देखते हुए बुदबुदाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। मुझे अब मुंबई से निकलना ही होगा। आज रात मैं इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस सब में मेरे साथ उलझो। उसने उसे उस बात पर लटकाए रखा, उसके कंधे झुक गए, मानो वह समाज से कुचला हुआ व्यक्ति हो। फिर भी मन ही मन वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह उसकी आंखों में छिपे डर को पहले से ही भांप चुका था। उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने का डर। जी हाँ, बिल्कुल। सोफी का दिल उसकी बनावटी परेशानी को देखकर बुरी तरह दुख रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और गुस्से में अपना सिर हिलाया। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। तुम्हें उनका कितना कर्ज चुकाना है? आइए हम सब मिलकर सहयोग करें। हम निश्चित रूप से इसका हल निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरे पास वास्तव में कुछ पैसे जमा हैं। काफी लंबे समय तक खुद को रोके रखने के बाद सोफी ने आखिरकार धीरे धीरे अपने गुप्त भंडार का खुलासा कर दिया। ये राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन इसे वर्षों तक सख्त मितव्ययिता के साथ जीवन यापन करके जमा किया गया था। कितने पैसे? विकी की आंखों में तुरंत लालच झलक उठा। हालांकि उसने जल्द ही अपनी उत्सुकता को छिपाने की कोशिश की और अपनी आवाज में बेपरवाही का भाव बनाए रखने का प्रयास किया। ज्यादा नहीं, बस $50,000 से थोड़ा ज्यादा, सोफी ने सच्चाई से जवाब दिया। उसने इस पैसे को अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी आपात स्थिति में अंतिम सुरक्षा निधि के रूप में रखने का इरादा किया था। मैं आपसे इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकता, उन्होंने दृढ़ता से कहा, मानो वे धार्मिक इनकार करते हुए अपना सिर हिला रहे हों। मैं एक इंसान हूं जिसके हाथ पैर हैं। मैं आपकी इतनी मेहनत से बचाई गई रकम कैसे खर्च कर सकता हूं? मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम मुश्किल समय में मेरी मदद करोगे। मुझे इस बात का पछतावा होगा। हालांकि उसके शब्द सच्चे लग रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर वह किसी भी चीज से ज्यादा उस पैसे के लिए तरस रहा था। लेकिन वह ये भी जानता था कि अब जल्दबाजी करने से सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए उसने जानबूझकर नखरे दिखाए और धैर्यपूर्वक जाल बिछाया। अंदर वह हंस रहा था। वह कितनी बेवकूफ है, उसने मन ही मन सोचा। मुझे बस गरीब होने का नाटक करना था और वह मेरी बातों में आ गई।
ये 50,000 शायद उसकी सारी जमा पूंजी है, उसके पास जो कुछ बचा है उसका। मैं उससे ये पैसे हड़प लूंगा और चला जाऊंगा। बाहर की दुनिया विशाल और जीवंत है, मैं अपनी जवानी उसके जैसी उबाऊ, नीरस महिला पर क्यों बर्बाद करूं? जितना अधिक वह विनम्र और ठुकराए जाने का नाटक करता था, सोफी उतनी ही अधिक प्रभावित होती थी। उसे यकीन था कि विक्की एक अच्छा आदमी है, लालची नहीं, नहीं ऐसा कोई जो उसका शोषण करेगा। इसी वजह से उसके दिल में उसके लिए चाहत और बढ़ गई। कई बार सोफी ने लगभग अपना बैंक कार्ड उसके हाथों में थमा दिया था। हालांकि ठीक उसी क्षण जब विक्की ने सोफी का बैंक कार्ड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक इंजन की तेज आवाज पूरी गली में गूंज उठी। चीख। एक चमकदार, आकर्षक लेकिन आलीशान बेंटले उनके बगल में आकर रुकी, जिसका चमकदार शरीर सूरज की रोशनी में पॉलिश किए हुए चांदी की तरह चमक रहा था। अचानक गति कम होने के कारण वहां से गुजर रहे कुछ पैदल यात्रियों ने उनकी ओर देखा। बेंटले, किसी ने हैरानी से कहा। विक्की अकड़ गया, उसका हाथ सोफी के बैंक कार्ड की ओर आधा ही बढ़ा हुआ था। लालच और जिज्ञासा से उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह इस तरह की लग्जरी कार, मैंने इसके बारे में सिर्फ पत्रिकाओं या फिल्मों में ही सुना है। वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसके मुंह से लार टपक रही थी। उन्हें ठीक ठीक ये नहीं पता था कि बेंटले की कीमत कितनी है, लेकिन उन्हें सहज ज्ञान से पता था कि इसकी कीमत कम से कम कई मिलियन तो होगी ही। उस जैसे नीच व्यक्ति के लिए जीवन भर लोगों को धोखा देना और ठगना भी इतनी कमाई नहीं कर पाएगा कि वह ऐसी कार खरीद सके, उसे अपने पास रखना तो दूर की बात है। अगर किसी तरह किस्मत के फेर से वह इसे खरीदने के लिए पैसे जुटाने में कामयाब भी हो जाता है, तो भी इसके रखरखाव की लागत के बारे में सोचना ही भयावह होगा। बीमा, ईंधन, रखरखाव, सिर्फ एक खराब पुर्जा उसे बर्बाद कर सकता है। लग्जरी कारों का मतलब सिर्फ उन्हें खरीदना ही नहीं होता, विक्की ने कड़वाहट से सोचा, उनका मतलब उन्हें चालू रखने का खर्च उठाना भी होता है। तभी ड्राइवर का दरवाजा खट से खुल गया। उसमें से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बाहर निकला। वह एक युवक था, जिसने अरमानी का सूट पहना हुआ था, बाल करीने से कंघी किए हुए थे, और धूप का चश्मा आत्मविश्वास भरी बेफिक्री के साथ लगाया हुआ था। उसके होठों के किनारे हल्के से मुड़े हुए थे, जिससे एक हल्की, आत्मविश्वास भरी मुस्कान झलक रही थी, जो एक शांत लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति को दर्शाती थी। उनका पूरा रवैया रुतबे, शालीनता और किसी आम इंसान के लिए अप्राप्य चीज का प्रतीक था। वह कोई और नहीं बल्कि एल्विश था। बेशक सोफी और विक्की दोनों को ही नहीं पता था कि यह युवक कौन था। सत्यांश ने एल्विश को सोफी से कभी मिलवाया नहीं था, और एल्विश के आमतौर पर शांत स्वभाव को देखते हुए सत्यांश भी उसके बारे में यूं ही शेखी नहीं बघारता। लेकिन इस पल सोफी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। इतनी आलीशान कार देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह युवक इतना सुंदर है कि यह विचार लगभग उसके मुंह से निकल ही गया था। वह सोचे बिना नहीं रह सकी, यह आदमी, यह उन पुरुष सितारों से कहीं ज्यादा आकर्षक है जिन्हें मैं टीवी ड्रामा में देखा करती थी। उनका व्यक्तित्व भी अलग था, किसी अभिनेता की बनावटी अदा नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास जो सहज रूप से सम्मान का हकदार था। और वो बेंटले कार जिससे वो अभी अभी निकले थे। उसकी आंखों की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। इतनी शानदार कार और इतना नौजवान। क्या वह कस्बे के किसी अमीर परिवार से है, या शायद कोई नया उभरता हुआ उद्योगपति? वह खुद को बेतहाशा अनुमान लगाने से रोक नहीं पाए, उसका दिमाग उसकी नब्ज से भी तेज दौड़ रहा था। इसके विपरीत उसके बगल में बैठा विक्की भी उससे कमतर नहीं था, वह भी पैसे के आकर्षण से पूरी तरह मोहित था। हालांकि इसी क्षण एल्विश कार से नीचे उतरा और आज का अपना कार्यक्रम शुरू करने लगा। वह जानबूझकर एक पल के लिए रुका, मानो उसने सोफी को अभी अभी देखा हो। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने नमस्कार कहा। जूली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफी ने अनिश्चितता से पलकें झपकाईं और चारों ओर देखा। मैं? जूली, कौन? उस आकर्षक अजनबी की आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी नजरें कहाँ टिकाए। वह शर्म से जम सी गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। एल्विश ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। अरे, इसके लिए माफ करना। मुझे लगा कि तुम कोई और हो। तुम उससे इतनी मिलती जुलती हो। इतना कहकर वह मुड़ा और मॉल की ओर वापस चलने लगा। सोफी और विक्की दोनों को लगा कि यह मुलाकात खत्म हो गई है, तभी अचानक एल्विश रुका, मुड़ा और विक्की के ठीक सामने खड़ा हो गया। बोलने से पहले उसकी निगाहें एक पल के लिए सोफी की ओर घूमी। आपका दोस्त बिल्कुल मेरे एक परिचित व्यक्ति की हूबहू प्रतिकृति है, कम से कम 80% मिलता जुलता है। उसके जन्मदिन की यही इच्छा थी कि वह मेरे साथ एक शाम बिताए। क्या आप अपने दोस्त को एक रात मेरे साथ बिताने की अनुमति देंगे? कीमत आप तय कर दीजिए। ये सुनकर सोफी की आंखें चौड़ी हो गईं, सारा विस्मय उसी क्षण गायब हो गया। क्या क्या तुम पागल हो? तुम्हारे साथ रात बिताऊं? बिल्कुल नहीं। विकी ने तुरंत उनके बीच आकर न्याय का प्रदर्शन किया। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरी दोस्त है, तुम मुझे जितना चाहो अपमानित कर सकते हो, लेकिन उस पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना।
एल्विश ने लापरवाही से अपने धूप के चश्मे को ठीक किया और शांत, बिना जल्दबाजी वाले स्वर में बोला, उसके साथ एक $4000 प्रति रात। एल्विश ने हल्के फुल्के, लापरवाह लहजे में बात की, मानो वह अपनी जेब से सिक्के बिखेर रहा हो। वह उदासीनता से पीछे की ओर झुक गया, जो एक धनी परिवार के बिगड़े हुए दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता था। $4000। ये सुनकर विक्की की भौहें तन गईं। उसकी पहली प्रतिक्रिया सदमे की थी। अगर वह एक ईमानदार आदमी होता, तो वह एल्विश के चेहरे पर वहीं एक घूंसा मार देता, शायद उसे कॉलर पकड़कर बाहर भी खींच लेता। लेकिन वह उस तरह का आदमी नहीं था। उसके लिए पैसा ऐसी चीज है जिसके लिए वह अपनी आत्मा भी बेचने को तैयार रहेगा। लेकिन एक ऐसा प्रस्ताव भी था जिससे उन्हें कुछ हद तक आपत्ति हुई। क्या वह सचमुच चाहता था कि वह सिर्फ $4000 में उसके साथ सोए? बहुत सस्ता है। सोफी की कीमत कम से कम $50,000 थी। उसने अपने मन में पहले ही उसकी इतनी कीमत तय कर ली थी। बिल्कुल नहीं, विक्की ने झल्लाकर कहा। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने एल्विश की ओर उंगली करते हुए कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकले, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। $50,000। एल्विश ने पलकें भी नहीं झपकाईं। उसकी आवाज पहले जैसी ही थी, मधुर और धीमी, मानो यह उसके रोजमर्रा के कामों में से एक हो। विकी को खुद को ऐसा करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। 50,000, ठीक वही आंकड़ा जो उसने सोचा था। वह लगभग उसी क्षण मान गया। उसके होंठ ऐसे कांप रहे थे मानो किसी भी क्षण उसके मुंह से हाँ निकल जाएगा। लेकिन सोफी उसके बगल में खड़ी थी और उसे घूर रही थी। इसलिए उसने दांत पीसकर खड़े रहने की कोशिश की। उसकी आवाज भारी थी लेकिन फिर भी दृढ़ थी। नहीं, यह मत सोचो कि तुम मुझे इतनी आसानी से रिश्वत दे सकते हो। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। एल्विश के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बिना एक पल भी गंवाए उसने दांव को एक बार फिर बढ़ा दिया। $500,000। 500,000। विक्की की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल एक धड़कन चूक गया। उसका दिमाग अचानक रुक गया, वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। विकी, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? घोषित करना, विकी। उसके बगल में खड़ी सोफी ने गला सूखते हुए चीख चीख कर अपना गुस्सा निकाला, उसकी आवाज क्रोध से फट रही थी। क्या तुम अब भी मर्द हो? क्या तुम सिर्फ 5 लाख लोगों की वजह से चुपचाप बैठे रह सकते हो? अभी तो तुम खुद को बहुत बड़ा समझते थे, न्याय को बहुत महत्व देते थे, लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगा, अचानक तुम चुप हो गए। कुआं। विकी शर्म से लाल हो गया। अंदर ही अंदर वह उथल पुथल में था। वह सचमुच हाँ में जवाब देना चाहता था। उस सब 5 लाख हजार के बाद यह कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर वह सोफी जैसे 10 या 8 लोगों को धोखा देने की कोशिश भी करे, तो भी शायद उसे उतना पैसा भी न मिले। लेकिन यहाँ इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा था कि या तो इसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो, सहमति देने के लिए। $5 लाख की संपत्ति उसे कम से कम 30 से 50 वर्षों तक बिना कुछ किए आराम से जीवन जीने की विलासिता प्रदान करेगी। धत्तेरी की, काश सोफी वहां मौजूद न होती, काश यह मूर्ख महिला उसके ठीक बगल में खड़ी न होती, तो हाँ कहना कितना आसान होता। लेकिन उसकी घूरती निगाहों को देखते हुए इतनी सीधी तरह से हाँ कहना मुश्किल था। वह उग्र और स्पष्टवादी थी। अगर उसने जल्दबाजी में सहमति दे दी, तो वह संभवतः गुस्से में आकर उसे बुरी तरह भड़का देगी और तुरंत उसके खिलाफ हो जाएगी। क्या मुझे सहमति देनी चाहिए या नहीं? अगर वह सहमत नहीं होता, तो 500,000 लोग हवा में गायब हो जाते। और आपको कितनी बार बेंटले में बैठे किसी अमीर, बिगड़े हुए, दूसरी पीढ़ी के बिगड़ेल बच्चे से सामना होता है। इस संघर्ष ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। उसकी अंतरात्मा हाँ चिल्ला रही थी, लेकिन उसका स्वाभिमान नहीं कह रहा था। लंबे, पीड़ादायक क्षण बीतने के बाद आखिरकार विक्की ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सोफी मेरी सबसे प्रिय है। मैं पैसों के लिए उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसका दिल दुख गया, लेकिन एक बार बोले गए शब्दों को आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। सोफी ने पलकें झपकाईं, फिर उसकी ओर सिर हिलाया, उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। हालांकि उसने उसमें झिझक देखी, फिर भी उसने उसके इनकार की सराहना की। कम से कम उसने इस अहंकारी अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति के अपमानजनक अनुरोध को तो ठुकरा दिया था। लेकिन एल्विश को कम आंकना ठीक नहीं था, उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा और उसके होंठ एक शरारती मुस्कान में बदल गए। $1 मिलियन। विकी के पहले इनकार पर एल्विश जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बड़ी सहजता से एक ऐसी कीमत बताई जो किसी के भी इरादे को चकनाचूर कर सकती थी। विक्की की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो किसी भी समय बाहर निकल आएंगी। उसकी सांसें इतनी तेज हो गईं मानो उसने अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की हो। $1 मिलियन। भगवान के लिए, ये तो पूरे $10 लाख हैं। सिर्फ एक दिन में, वह उतना कमा सकता था जितना आम लोग जीवन भर में भी नहीं बचा पाते। सोफी ने जो 50,000 बचाए थे, वह इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थे, यह उससे 20 गुना ज्यादा था। उसका लालची दिमाग तेजी से विकृत हो गया।
सोफी को इस अमीर आदमी के साथ एक रात बिताने क्यों न दी जाए। मैं उसे बाद में मना लूंगा और उससे उसके 50,000 रुपये भी धोखे से ले लूंगा। ये तो दोहरा फायदा होगा। विक्की चुप हो गया, सोच विचार में डूबा हुआ था। सोफी, जो अब भी उस पर विश्वास कर रही थी, ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, विक्की, उसे समझाओ। प्यार अनमोल होता है ना? चाहे कितना भी पैसा हो, तुम नहीं मानोगे, है ना? लेकिन विक्की ने एक शब्द भी नहीं कहा। सोफी की आंखें कांप उठीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह क्यों हिचकिचा रहा था? क्या उसे खड़े होकर इस अजनबी को मना नहीं करना चाहिए था और उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? अंत में विक्की ने जबरदस्ती मुस्कुराया। अच्छा सोफी, तुम मेरी परिस्थितियों से वाकिफ हो। मैं खतरनाक व्यक्तियों का कर्जदार हूं। $10 लाख से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या आप कृपया इस बार मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या उल्टा सीधा बके जा रहे हो? सोफी की आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसने अपने हाथ से उसके चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि जोरदार आवाज हुई। क्या तुम इसी तरह मर्द होने का दिखावा करते हो? तुम मुझे बार बार कहते थे कि मैं ही तुम्हारा सच्चा प्यार हूं। क्या यही वह सच्चा प्यार है जिसकी तुम बात कर रहे हो? महज $10 लाख के लिए तुम मुझे धोखा दोगे? मुझे तुमसे घृणा होती है। उसके थप्पड़ की आवाज गली में गूंज उठी। ठीक उसी क्षण, मानो किसी संकेत के आधार पर, एल्विश ने अपनी बेंटले की डिक्की खोल दी। वहां से उसने एक सूटकेस निकाला, जिसे उसने खोलकर उसे दिखाया। उसके अंदर नोटों के करीने से रखे ढेर थे, जो सूटकेस को पूरी तरह से भर रहे थे। 1 मिलियन, बिल्कुल असली और तैयार। अगर वह मान जाती है, तो सब तुम्हारा है। उसकी मुस्कान फीकी थी, लेकिन लालच ने विक्की को छुरी की तरह चुभन दी। इतनी बड़ी रकम देखकर विक्की का आखिरी दिखावा भी टूट गया। उसने लाल आंखों से कांपती हुई आवाज में सोफी की ओर मुड़कर पूछा, सोफी, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? उसने अपना सिर झुका लिया, मानो उसे लगा हो कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उसकी आवाज कोमल हो गई, बेशक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, विक्की। अन्यथा मैं सत्यांश को भी तुम्हारे लिए छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं रहता। विक्की के चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने दुख को अभिनय के जरिए दिखाया, लेकिन उसके शब्द जहर की तरह चुभ रहे थे। तो फिर इसे करके दिखाए। कृपया मुझे वह 10 लाख हासिल करने में मदद कीजिए। आप। गुस्से से सोफी का पूरा शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह विश्वास भरी निगाहों से उसे घूर रही थी, मानो उसे उसके शब्दों की धृष्टता पर विश्वास ही न हो रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की इंसान हो, विक्की। पैसों के लिए तुम मुझे किसी दूसरे आदमी की बाहों में धकेल दोगी। तुम तो राक्षस हो। उसकी छाती हौंफती हुई सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, क्रोध और दुख एक साथ टकरा रहे थे। विक्की ने लंबी सांस ली और बेशर्मी से बहस जारी रखी। ये सिर्फ एक रात की बात है। कुछ भी अंतिम नहीं है। और देखो, वो कितना लंबा, सुंदर और अमीर है। तुम तो किस्मत वाली हो कि वो तुम्हें चाहता भी है। क्या आप जानते हैं कि कितनी महिलाएं उस अवसर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होंगी? सोफी ने उसे एक बार फिर थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें अपनी आवाज भी सुनाई दे रही है? विक्की को जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि उसने बड़ी दयनीयता से विनती की। सोफी, प्लीज, बस एक बार, इस 1 मिलियन से मैं अपना कर्ज चुका सकता हूँ। मैं आखिरकार हम सबको एक बेहतर भविष्य दे सकता हूँ। उसका दिल मानो बर्फ पर जम गया हो। उसे पहले यकीन था कि वो और उसके सामने खड़ा लड़का साथ साथ बुरे होंगे। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि विक्की पर यकीन करना कितनी बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि उसने उसे सचमुच उसे बेचते हुए देख लिया था। सोफी को आखिरकार उस व्यक्ति का असली चेहरा देखने को मिल गया जिस पर वह इतने लंबे समय से विश्वास करती आ रही थी। उसके चेहरे से मुखौटा पूरी तरह उतर चुका था, केवल स्वार्थी लालच ही शेष रह गया था। चुपचाप सब कुछ देख रहे एल्विश ने धीरे से मुस्कुराते हुए ये जान लिया कि उसकी योजना सफल हो गई है। अलगाव की रणनीति कारगर साबित हुई। जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उससे धोखा मिलने से ज्यादा दुख किसी और चीज से नहीं होता। प्राचीन काल के लोगों के अनुसार, धन में शैतानों को भी अपने वश में करने की क्षमता होती है। और सत्य उन लोगों के लिए एक दर्दनाक कीमत पर आता है जिनके पास यह नहीं होता। चुप रहो। सोफी की आवाज भर्रा गई थी। तुम मुझे घृणास्पद लगते हो। उसकी आंखें कठोर लोहे जैसी हो गईं, एक ऐसी निर्मम अस्वीकृति जिसने विक्की को वहीं रोक दिया। सोफी। विक्की की आवाज लड़खड़ा गई। वह अभी भी दुखी दिखने का नाटक कर रहा था। वह जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि सोफी का उस पर से भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सोफी ने गुस्से से घूरते हुए एक बार फिर कड़वाहट भरे स्वर में कहा, विक्की, तुम मुझे कुछ पैसों के लिए इस अमीर आदमी को सौंपने को तैयार थी। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर दूंगा। बिना किसी झिझक के उसने पैसों से भरा सूटकेस पकड़ लिया। वह गुस्से से भरी निगाहों से एल्विश की बेंटले कार की ओर दौड़ी और यात्री सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा आंसुओं और गुस्से से लाल था। विकी उसे पैसे लेते देख घबरा गया। उसके कांपते हाथों ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा, अरे अरे, पैसे छोड़ दो।
ये मेरे पैसे हैं। उसे अब भी उसकी बजाय पैसे के पीछे भागते देख उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी आखिरकार टूट गई। उसकी आंखों में उसे प्यार नहीं, बल्कि केवल पैसों की लालसा दिखाई देती थी। ये सब उसके बारे में नहीं था, बल्कि उसके पेट में पल रहे सामान के बारे में था। विकी, वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और मेरी सारी बचत हड़प ली। आज से मैं हमारे बीच एक लकीर खींच रही हूँ। हमारा रिश्ता खत्म। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह एल्विश की ओर घूम गई। सर, चलिए चलते हैं। आज से मैं आपकी हूँ। एल्विश ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थीं। ये वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। यह उसकी योजना नहीं थी। उसका इरादा तो बस उन दोनों के बीच फूट डालना था। सोफी अब उसके बगल में बैठी थी, उसकी वफादारी हताश समर्पण में बदल गई थी। वह ऐसा नहीं चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वह टूट जाएगी और शायद यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन वह जानता था कि उसने पैसे के प्रभाव को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। हालांकि उसकी योजना सफल रही, लेकिन परिणाम अलग थे। टूटी हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी सोफी ने उसे अपना सहारा चुना था। ये सच्चाई उसके दिल पर गहरा बोझ थी। आखिरकार, वह कभी उसके दोस्त की प्रेमिका रह चुकी थी। अब, उसके आंसू भरे चेहरे ने उसे जीत और बेचैनी के बीच फंसा दिया था। वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। जब एल्विश अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि क्या करना है, तभी उनके आसपास हलचल मचने लगी। गुस्से भरी बहस और पैसों से भरे सूटकेस के तमाशे ने सड़क से गुजरने वाले उत्सुक राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। कसम से, क्या मैंने सही सुना? किसी और की प्रेमिका के साथ एक रात बिताने के लिए 10 लाख। अमीर लोग सचमुच पानी की तरह पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। ये तो वाकई एक सनसनीखेज घोटाला है। हा हा, अविश्वसनीय। फुसफुसाहटें हंसी में बदल गईं और चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में राहगीरों का एक घेरा बन गया, जो अविश्वास से भरे हुए थे। कुछ लोगों ने तो अपने फोन निकाल लिए थे और मुस्कुराते हुए इस नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहे थे। वाह, अविश्वसनीय। उस आदमी ने सचमुच इसके लिए हामी भर दी। अद्भुत। आखिरकार मैंने एक आदमी को अपनी प्रेमिका को पैसों के लिए बेचते हुए देख लिया। कितना बेवकूफ है। तुम्हें पता है, उसने पूरी दुनिया के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दिया। उपहास भरी आवाजें चाकू की तरह चुभ रही थीं, लेकिन विक्की की निगाहें सूटकेस पर टिकी रहीं। अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होने लगे। बेंटले के चारों ओर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि एल्विश वहां और अधिक देर तक नहीं रुक सका। वहां रुकने से खतरा महसूस करते हुए एल्विश ने तुरंत वाहन को गति दी। हालांकि, उसके जाने से पहले ही विक्की पागलों की तरह झपटा और खिड़की से हाथ डालकर सोफी के हाथ से सूटकेस छीन लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे संबंध तोड़ रहे हो? ठीक है, लेकिन तुम वो पैसा नहीं ले जा सकते। मुझे 10 लाख रुपए नकद दे दो। मुझे परवाह नहीं कि तुम इस बिगड़े हुए अमीर आदमी के साथ क्या करते हो, लेकिन पैसा मेरा है। उसका चेहरा भावहीन हो गया, हर वाक्य में हताशा झलक रही थी। वह अपने सामने आए इस सुनहरे अवसर को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बाहर निकलो, सोफी ने सूटकेस को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया। मैंने इसे खुद कमाया है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम बकवास हो, विकी। आखिरकार मैंने तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देख लिया है। तुम एक निर्लज परजीवी के सिवा कुछ नहीं हो। उसका गुस्सा भड़क उठा। सोफी की आवाज क्रोध से कांप रही थी। उसने सूटकेस को अपनी ओर खींच लिया, उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे वापस पाने की कोई उम्मीद न होने पर विक्की ने आखिरकार अपना दिखावा छोड़ दिया। उसकी आवाज जहरीली हो गई, गालियों से भरी हुई। अरे बेवकूफ, पहले खुद को आईने में देख लो। क्या तुम्हें कोई चाहेगा भी? जिसने भी तुम्हें पैसे दिए हैं, उसका शुक्रिया अदा करो। 10 लाख लौटा दो, वरना पछताओगे। चुप रहो, सोफी चिल्लाए और जोर से खींचने लगी। ये पैसा मेरा है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दोनों ने सूटकेस को लेकर बेरहमी से लड़ाई की। लालच और धोखे की बाढ़ के नीचे उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार एल्विश को एहसास हुआ कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। उसके चेहरे पर शिकन थी। उसने अपनी पूरी ताकत से विक्की को रास्ते से हटा दिया, वापस कार में कूद गया और एक्सीलरेटर दबा दिया। 1 मिलियन। विक्की चीखी और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। ये मेरे 10 लाख हैं। सोफी, तुम कमीनी, मेरा पैसा लौटाओ। एल्विश के धक्के से विक्की लगभग 10 मीटर तक फुटपाथ पर जा गिरी। आखिरकार एल्विश अब पहले जैसा नहीं रहा। अब एल्विश एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। लेकिन जैसे तिलचिट्टे को मारना असंभव होता है, वैसे ही वह फिर से रेंग कर ऊपर आ गया और तेज रफ्तार से भाग रही बेंटले के पीछे बेताब होकर दौड़ने लगा। लेकिन इंसानी शरीर कार का मुकाबला नहीं कर सकता था, और W12 इंजन से चलने वाली इस बेंटले जैसी कार को सपने में भी पाना संभव नहीं है। कुछ ही सेकंड में वह आलीशान वाहन गायब हो गया। पीछे धूल और एक चीखता हुआ हताश आदमी खापर लॉ फर्म के साहिल सिन्हा से मिलिए। 10 किलोमीटर से अधिक गाड़ी चलाने के बाद एल्विश ने आखिरकार कार रोक दी। उसने यात्री सीट पर अभी भी रो रही सोफी की ओर ठंडी निगाह से देखा और धीरे से कहा,
गाड़ी से बाहर निकलो, मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, सोफी अचानक उसके शब्दों से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह प्रतिक्रिया देने या जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। एक पल के लिए उसके आंसू पूरी तरह रुक गए और वह अवाक रह गई। बाहर निकलो, एल्विश ने एक बार फिर दोहराया। मुझे इसे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आवाज में दया का कोई भाव नहीं था। इस तरह के कठोर इनकार से चौंककर सोफी ने अनिच्छा से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। वह अभी भी इस स्थिति की धृष्टता से स्तब्ध थी। और जैसे ही वह कार से बाहर निकली, एल्विश ने एक्सीलरेटर को जोर से दबाया और बेंटले कार को जितनी तेजी से हो सकता था लेकर भाग गया, उसे सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर। वह बस खाली निगाहों से उसे देखती रही, जब तक वह चला नहीं गया, तब तक वह होश में नहीं आ पाई। डॉट 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 उनसे कुछ ही दूरी पर विक्की उत्सुक दर्शकों से घिरा हुआ था, जिनके हाथों में फोन थे और वे लगातार उसकी तस्वीरें खींच रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। वह जल्द ही सबकी नजरों का केंद्र बन गया और उसकी स्थिति तेजी से उसके नियंत्रण से बाहर होती चली गई। सब लोग इधर देखो, एक कमीना अपनी ही प्रेमिका को धोखा दे रहा है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी खबर है। अविश्वसनीय, वाकई कमाल का काम। उनकी उपहास भरी आवाजें तेज होती गईं, हर टिप्पणी और भी चुभने वाली होती गई। विकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पहले ही 10 लाख रुपए गंवा चुका था और अब उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था। वह सामाजिक और मानसिक दोनों तरह की मृत्यु का सामना कर रहा है। तुम क्या फिल्मा रहे हो? उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। इसे पहले ही रोकें। क्रोधित होकर उसने एक राहगीर से फोन छीन लिया और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, फिर उसी तरह दूसरों के साथ भी करने की कोशिश में सीधे उनकी ओर झपटा। अगर किसी ने मेरा फोन फेंकने की हिम्मत की तो मैं उसका चेहरा तोड़ दूंगा। एक राहगीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना फोन कसकर पकड़ रखा था। मेरा फोन, दूसरे ने चिल्लाकर कहा। उसे भागने मत दो, मारो उसे। कुछ ही सेकंड में आक्रोश हिंसा में तब्दील हो गया। विक्की को जल्द ही भीड़ ने घसीट लिया और चारों ओर से उस पर लातों और घूंसे बरसने लगे। इतने सारे लोगों द्वारा पीटे जाने के कारण उसे दिन के उजाले में तारे दिखाई देने लगे। अंततः पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अराजकता को शांत करने की कोशिश की और मारपीट में शामिल सभी लोगों को थाने ले गई। सार्वजनिक रूप से अपमानित और आहत विक्की को भी बाकी लोगों के साथ ले जाया गया। उसका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा भड़क रहा था। डॉट 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 बीप 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 जैसे ही एल्विश सत्यांश को अपनी योजना की सफलता के बारे में बताने के लिए गाड़ी चलाकर जाने वाला था, तभी उसका फोन अचानक बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। कॉलर आईडी पर साहिल सिन्हा का नाम दिख रहा था। साहिल सिन्हा मुंबई में खापर लॉ फर्म के प्रमुख और एक लाइसेंस प्राप्त वकील हैं, जो अब एल्विश के सीधे अधीनस्थ हैं। चून की प्राचीन दुनिया से लौटने के बाद खापर लॉ फर्म अब एल्विश के स्वामित्व में आ गई थी, क्योंकि उसने विक्रम के साथ अपने पिछले लेन देन से संपत्ति अर्जित की थी। तो अब मूलतः साहिल स्वाभाविक रूप से उसे हर बात की रिपोर्ट करता था। बॉस एल्विश, मैंने उस आदमी की पहले ही जांच कर ली है जिसकी जांच करने के लिए आपने मुझे कहा था, साहिल ने फोन पर सम्मानपूर्वक कहा। उसकी आवाज में एक पेशेवर वकील की सटीकता झलक रही थी। उस व्यक्ति के बारे में आपको क्या पता चला? एल्विश ने बॉस का रवैया दिखाने की कोशिश करते हुए शांत भाव से पूछा। कल सत्यांश के साथ अपनी जवाबी रणनीति तैयार करते समय एल्विश ने साहिल को विक्की के पृष्ठभूमि की छानबीन करने का निर्देश दिया था। यह महज एक उपाय था, एहतियात के तौर पर एक बैकअप योजना थी अगर उस पर सीधा हमला विफल हो जाता। साहिल ने स्पष्ट रूप से बताया, उसका असली नाम विक्की भी नहीं है, ये सिर्फ एक उपनाम है। वो हरियाणा से आता है, उसकी उम्र 29 साल है। इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार वह एक बेरोजगार धोखेबाज है। वह छल, धोखाधड़ी, जालसाजी और अपनी दयनीय कहानियों से दूसरों को ठगकर अपना जीवन यापन करता है। उन्होंने आगे कहा, वह अक्सर ये दिखावा करता है कि उसकी मां को लाइलाज बीमारी है, या दावा करता है कि उसका व्यवसाय ठप हो गया है। इस तरह के झूठ का इस्तेमाल करके उसने बार बार दूसरों से पैसे ठगे हैं। अब तक वह लगभग 19 अलग अलग लोगों को ठग चुका है। रिपोर्ट पूरी करने के बाद साहिल ने तुरंत एल्विश को एक दस्तावेज भेजा। व्हाट्सएप पर इसे खोलने पर एल्विश को धोखाधड़ी के विस्तृत रिकॉर्ड मिले, जिनमें एक मामला विश्वविद्यालय में धोखाधड़ी का शिकार हुई एक छात्रा द्वारा पहले ही दर्ज कराया गया था। खापर लॉ फर्म के व्यापक नेटवर्क ने उन्हें आसानी से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया। बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे मोटे अपराधियों तक कोई भी उनकी पहुंच से नहीं बच पाता था। विक्की जैसे लोगों के लिए घोटालों का पर्दाफाश करना इतना आसान काम था कि साहिल को इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगा। बस यही है, एल्विश ने दृढ़ता से कहा। विक्की की जानकारी उन लोगों को भेजो जिन्हें उसने धोखा दिया था। यदि आवश्यक हो तो उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करें, ताकि वे कानून के माध्यम से उचित रूप से न्याय प्राप्त कर सकें। समझ गया, साहिल ने तुरंत जवाब दिया। मुझे अभी यह करना है। जैसे ही उसने पुष्टि की और कॉल काटने ही वाला था, साहिल को अचानक कुछ याद आया। एक और बात है, मैं लगभग भूल ही गया था।
विक्की को सड़क पर झगड़ा करने के आरोप में पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है। अच्छा, एल्विश ने शांत भाव से जवाब दिया। ये खबर उन पीड़ितों को भी बता देना। उन्हें ये बता दे कि उनके ठग का पतन शुरू हो चुका है। इससे उनके मन में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का दृढ़ संकल्प पैदा होगा। साहिल ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा, समझो हो गया, बॉस। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे पूरी तरह मुझ पर छोड़ सकते हैं। ... अगले दिन रात को विकी उदास चेहरे के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। कल की घटनाओं को याद करते हुए उनके मन में भयंकर गुस्सा भड़क उठा, खासकर बेंटले कार वाले व्यक्ति के प्रति। वह उससे बदला लेना चाहता था। अगर वह व्यक्ति न होता तो वह अपने खेल में इतनी बुरी तरह न हारता। उसने न सिर्फ सोफी को खोया, $50,000 गंवाए, बल्कि कई लोगों से मार भी खाए। उसे हर बात एक क्रूर अपमान जैसी लग रही थी। उससे मिलने के बाद से उसकी किस्मत में काफी गिरावट आ गई है। अचानक पास में ही तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। बहनों, विक्की, वो कमीना स्टेशन से बाहर चला गया है। इस झूठे ने मुझसे 60,000 रुपये ठग लिए। उस कमीने धोखेबाज ने मुझे भी ठग लिया। उन बाद और भी गुस्से भरी चीखें सुनाई दीं। उन परिचित आवाजों को सुनकर विक्की की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी पलकें तेजी से फड़कने लगी, जो इस बात का संकेत था कि जल्द ही कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जब उसने ऊपर देखा तो उसका चेहरा तुरंत ही इतनी तेजी से पीला पड़ गया कि यह नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर 1 दर्जन लोग हथियार लिए जमा हो गए थे। कुछ के पास लोहे की छड़ें हैं, कुछ लकड़ी की लाठियां लिए हुए हैं, जबकि कुछ महिलाओं ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते को अस्थायी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, और सभी उसकी ओर जानलेवा इरादे से घूर रही हैं। विक्की उन सभी को जानता था, और क्यों न जानता हो, आखिर वे भी कभी उसके शिकार रह चुके थे। वही लोग जिनसे उसने उस समय इतनी आसानी से धोखाधड़ी की थी। उसने केवल इन्हीं से 6 लाख से अधिक का मुनाफा कमाया था। हे भगवान, उन्हें कैसे पता चला कि मैं इस समय यहाँ रहूंगा? घबराकर विक्की पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से भागा। यह मत सोचो कि तुम मुझसे बच पाओगे, कमीने। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। वहीं रुक जाओ, तुमने अपने झूठ से मुझे बर्बाद कर दिया, यहीं रुक जाओ। मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। भीड़ ने तुरंत उसका पीछा किया और गुस्से में विक्की को घेर लिया। उनमें से एक आकर्षक व्यक्ति आगे बढ़ा। सोने के फ्रेम वाले चश्मे और अरमानी सूट पहने हुए वह अपने पूरे व्यक्तित्व में पेशेवरता का परिचय दे रहा था। हेलो, विक्की, उसने दृढ़ता से कहा। मैं साहिल खापर लॉ फर्म का शीर्ष वकील हूँ। मुझे आपके पीड़ितों द्वारा आपके खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत किया गया है। मैंने पुलिस और कानूनी विभाग को सब कुछ बता दिया है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक क्रोधित महिला ने गुस्से भरी चीख के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। ये तो सरासर पागलपन है। उसके खिलाफ मुकदमा करने में समय क्यों बर्बाद करें? बातें मत करो, कार्रवाई करो। बहनों, चलो इस झूठे का हमेशा के लिए खात्मा कर देते हैं। तट